नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों। आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जा रही कक्षा 6 की संस्कृत के पुस्तक के पाठ के अध्ययन के सोपानक क्रम को पुनः एक बार लेकर उपस्थित हैं हम लोगों ने पूर्व में पाठ 9 भाग 1 में संज्ञा सूत्रों का कुछ अध्ययन किया था, जिसमें इत संज्ञा को हम लोगों ने जाना। इत संज्ञा के बाद प्रत्याहार विधायक संज्ञाओं का ज्ञान किया। जिस प्रकार पाठ में संज्ञा पदों का विस्तार किया गया है, संज्ञा सूत्रों का विस्तार किया गया है, उसी प्रकार हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने पूर्व में प्रत्याहार बनाने की विधि को सीखा, माहेश्वर सूत्रों को सीखा एवं हलंत्यम, हल एवं अच स्वरों को सीखा। आइए हम लोग आगे देखते हैं, अगले सूत्र पर चलते हैं। संज्ञा प्रकरण के ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। आइए सूत्र देखते हैं। उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः, उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः। इसमें देखिए कितने पद हैं, 3 हैं। जहाँ नीचे देखिए पद विभाग में लिखा गया है, पद विभागः अत्र वर्तते। उकालः प्रथमा एकवचनम, अच अपि प्रथमा एकवचनम, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः प्रथमा एकवचनम। ये तीनों पद कौन से वचन विभक्ति के हैं? तो प्रथमा विभक्ति एक वचन। आइए हम लोग सूत्र वृत्ति देखते हैं। उश्च उश्च ऊश्च वह, उश्च ऊश्च ऊश्च वह, वाम काल इव कालो, यस्य सो अच क्रमाद् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। आइए हम लोग देखते हैं। उश्च अर्थात एक मात्रिक, ऊश्च द्विमात्रिक, ऊश्च त्रिमात्रिक, वह उकारों के वाम उच्चारण काल इव के समान उच्चारण काल है। यस्य अर्थात जिसका, सह वह, अच क्रमात् अर्थात क्रम से, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि जितना भी समय जिस उकार के उच्चारण काल में लग रहा है, वह अच क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक होता है। एक मात्रिक लघु कौन सिद्धांत के हिसाब से चलते हैं। एक मात्रिक उकार के, द्विमात्रिक उकार के, त्रिमात्रिक उकार के, उकारों के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिस अच का, उस अच की क्रमात् क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। आइए हम लोग देखते हैं। एक मात्रिक अर्थात उश्च, इसकी एक मात्रिक ह्रस्व, ऊश्च द्विमात्रिक दीर्घ, और ऊश्च आप लोग देख रहे होंगे 3 लिखा है, त्रिमात्रिक प्लुत। एक मात्रिक उकार ह्रस्व संज्ञक, ये लिखा है। द्विमात्रिक उकार दीर्घ संज्ञक और त्रिमात्रिक उकार प्लुत संज्ञक। जिस प्रकार हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, उस अच की क्रम से उश्च जितना समय कम समय लगता है, एक मात्रिक, ऊश्च द्विमात्रिक दीर्घ, ऊश्च त्रिमात्रिक प्लुत संज्ञा होती है। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है। सप्रत्येकम, जो हम लोगों ने उच्चारण किया, सप्रत्येकम, सप्रत्येकम अर्थात क प्रत्येकम, उकार प्रत्येकम।
उकाराः प्रत्येकम, उकार प्रत्येक उकार का उदात्तादि भेदेन त्रिधा, उदात्त भेद से तीन प्रकार के होते हैं। उदात्त भेद से अर्थात सर्वप्रथम उदात्त एक भेद, उकार के तीन भेद होते हैं, उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा स्वरित। आप लोगों ने लघु सिद्धांत में देखा होगा, सामान्य अध्ययन में, उच्चैरुदात्तः नीचै अनुदात्तः समाहारः स्वरितः। तालवादी स्थान के ऊपरी भाग से जो ध्वनि निष्कासित होती है उसे उदात्त बोलते हैं। तालु आदि के अधोभाग से जो ध्वनि निकलती है उसे अनुदात्त बोलते हैं। और उदात्त अनुदात्त का मिलित जो स्वर होता है वह स्वरित कहलाता है। इस प्रकार एकमात्रिक द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिस अच का, उसकी क्रम से उदात्त रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है और वह रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक होते हुए उदात्तादि भेद से तीन प्रकार का होता है। उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये उदात्तादि भेद हैं। उदात्तादि कहने से अनुदात्त और स्वरित का भी ज्ञान हम लोग कर लेंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। सवर्ण संज्ञा, किम सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, सवर्ण अर्थात समान संज्ञा कर, सवर्ण संज्ञा करने वाला एक सूत्र है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। पद विभाग देखते हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम कौन से वचन में है? तो प्रथमैक वचनम, प्रथमा एक वचन एक साथ लिख दिया गया, जैसे यहाँ लिखा है प्रथमा एक वचन, उसी प्रकार वृद्धि हम लोग करेंगे और एक के स्थान पे आई प्रथमैक वचनम। फिर सवर्णम सापि प्रथमैक वचनम, यह भी सवर्णम प्रथमा एक वचन है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, दो पद हैं इसमें। तुल्यास्य प्रयत्नम प्रथमा एक वचन, सवर्णम अपि प्रथमा एक वचनम। आइए आगे सूत्र का विस्तार करते हैं। देख रहे होंगे वृत्ति, वृत्ति में लिखा है तालवादी स्थान, तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्नः। तालवादी स्थान, तालवादी स्थान, तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नः। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्नश्च, तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। इति एतद, ये दोनों, द्वयम यस्य मतलब जिसका, ये न मतलब जिसके, तुल्यम अर्थात समान, तन्मिथः आपस में सवर्ण संज्ञा स्यात्, आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस किसी के समान, जिस किसी के समान अर्थात वर्ण के समान होते हैं, तुल्यम बराबर, उनके आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिसके समान होते हैं उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। रिल रे वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, यह वार्तिक है। आप लोग देख रहे होंगे कि इसे ऊपर कोमा से घेरा गया है। रिल रे वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। तालवादी स्थान माभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्ये तद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्।
तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस किसी के समान होते हैं उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। और एक वार्तिक में देखते हैं, वार्तिककार कौन है? कात्यायन है। आप सभी लोग जानते हैं, पूर्व में पाठ में विस्तार किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। लघु कौमुदी में लिखा है रिल री वर्णी और मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए, कहनी चाहिए। री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। हम लोग पाठ के अनुसार पाठ का विस्तार करेंगे। हम लोगों ने देखा ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब आगे हम लोग देखते हैं संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? हलोनंतरा संयोगः। यहाँ कितने पद हैं? तो यहाँ 3 पद हैं। हलः अनंतराः संयोगः, पद विभाग किया गया है। हलः प्रथमा बहुवचनम, अनंतराः प्रथमा बहुवचनम, संयोगः प्रथमैकवचनम। हलः प्रथमा बहुवचन का है, अनंतराः प्रथमा बहुवचनम, अनंतरः अनंतरौ अनंतराः, संयोगः प्रथमैकवचनम। आइए इसकी वृत्ति का विस्तार करते हैं। अजभी, अजभी अर्थात अच भी, अजभी अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञाः स्युः। अच से व्यवधान रहित, अच अर्थात आप लोग सभी लोग जानते हैं, अच अर्थात स्वर। अच से व्यवधान रहित हल की संयोग संज्ञा होती है। अच से व्यवधान रहित हल की संयोग संज्ञा होती है। अब देखिए उदाहरण देते हैं। संधि, क्या दे रहे हैं उदाहरण? संधि, क्या दे रहे हैं? संधि। अब यहाँ स और न अच से व्यवधान रहित है। स न ध अच है, इनमें अच आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। स न ध और फिर ई। यहाँ देखिए स न ध में कोई अच नहीं है। इस प्रकार संधि ही अच से व्यवधान रहित हल की संयोग संज्ञा होती है। जैसे देखते हैं हम लोग शुद्ध्युपास्य में सु पद विभाग करते हैं सुधि का, सुधि इस प्रकार लिखा है। तो सु ध य, यहाँ ई कोई अड़ची से य कोई ई को य हो जाएगा। देखिए ध य में कोई भी मध्य व्यंजन नहीं है, इसलिए यहाँ क्या होगी? हलोनंतरा संयोगा से संयोग संज्ञा हो जाएगी। आगे संधि के अर्थात शिष्यः छात्रः इति अच से व्यवधान रहित हल की संयोग संज्ञा होती है। उदाहरण दिए संधि शिष्यः छात्रः इति। आगे हम लोग देखते हैं अब संयोग संज्ञा सूत्र कौन है? हलोनंतरा संयोगः। अब संहिता संज्ञा का सूत्र देखते हैं। परः सन्निकर्षः संहिता। यहाँ भी 3 पद हैं। परः अर्थात प्रथमा एकवचन, सन्निकर्षः प्रथमा एकवचनम, संहिता अपि प्रथमा एकवचनम। यह तीनों पद क्या है? प्रथमांत एकवचन है। वृत्ति देखते हैं। वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की अत्यंत समीपता की सन्निधि अर्थात समीपता की संहिता संज्ञा होती है। वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। आइए देखते हैं किस प्रकार। वर्णों की अत्यंत समीपता की
संमिता संज्ञा होती है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जैसे सुधि धन उपास्य। अब यहाँ देखिए ई और उ, इनकी क्या है, अत्यंत समीपता है। ई उ की इचु यशानाम तालु उपु पद्मानियानाम मोष्टव, इन दोनों का उच्चारण स्थान है। ई और उ की अत्यंत समीपता होने के कारण यहाँ परासन्निकर्षा संमिता सूत्र से संमिता संज्ञा हो जाएगी। वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि संमिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की अत्यंत समीपता की संमिता संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखिए, सुधि धन उपास्य। सुधि में धकारोत्तरवर्ती इकार एवं उपास्य का आद्य प्रथम वर्ण उकार ई और उ की अत्यंत समीपता होने के कारण संमिता संज्ञा होके आगे सूत्रों के कार्य होंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं, पाठ का विस्तार करते हैं। हम लोगों ने संमिता संज्ञा का अध्ययन किया, संयोग संज्ञा का अध्ययन किया, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र का अध्ययन किया। अब हम लोग पद संज्ञा का अध्ययन करेंगे। सुप्तिङन्तम पदम, सुप्तिङन्तम सुप्तिङन्तम पदम। देखिए पद विभाग करते हैं, दो पद हैं। सुप्तिङन्तम प्रथमा एक वचनम, पदम अपि प्रथमा एक वचनम। सुप्तिङन्तम पदम सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत च अर्थात और अव्यय का हम लोगों ने पाठ पढ़ा था, उसमें च अर्थात और सुबंत तिङंत का, सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। किसकी पद संज्ञा होगी? सुबंत और तिङंत की। आप लोग सभी जान रहे होंगे, सुबंत अर्थात संज्ञा पद, सुबंत अर्थात संज्ञा पद और तिङंत अर्थात क्रियापद। सुबंत अर्थात संज्ञा पद, तिङंत अर्थात क्रियापद। जैसे देखिए उदाहरण दिया है, सुबंत में क्या दिया है? सुबंतम रामः। ये क्या है? संज्ञा पद है। राम कहने से हमें किसी व्यक्ति विशेष, किसी आद्य देवता का ज्ञान हो रहा है। रमा कहने से भी हमें किसी व्यक्ति विशेष एवं लक्ष्मी का ज्ञान हो रहा है। इसी प्रकार तिङंत देखते हैं। तिङंत अर्थात क्रियापद पठति। क्या दिया है? पठति। देखिए यहाँ दिया है सह पठति। क्रियापद क्या है? तिङंत। पठ धातु से तिप प्रत्यय करके पठति बनाया गया है। वह पढ़ता है, तिङंत पद हो जाएगा पठति। अखादत उसने खाया। लिखतु वह लिखे। इस प्रकार हम लोगों ने सुप्तिङन्तम पदम सूत्र का विस्तार किया। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है और वह क्या है? उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने सीखा। सुबंत अर्थात संज्ञा पद, तिङंत अर्थात क्रियापद। इसका आप लोगों को यदि सम्यक अध्ययन करना है विस्तार से, तो पूर्व पाठ में संज्ञापद, क्रियापद, अव्यय से पाठ का विस्तार किया गया है। आप लोग सुबंत और तिङंत के अनेकों उदाहरण को देखकर पाठ को समझ सकते हैं। सुबंत और तिङंत एवं अव्यय को जान सकते हैं। आइए गुण संज्ञा जो लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी में, अच संधि में इसका विशेष उल्लेख किया गया है। लेकिन हम लोग पाठ में जिस प्रकार सूत्रों का क्रम बनाया गया है उसी के अनुसार चलेंगे, जिससे हमारा निर्धारित समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण हो सके और बालकों को या सामान्य विधा से जो अध्ययन कर रहे हैं उनको संस्कृत का सरलता से ज्ञान हो सके। अब देखते हैं गुण संज्ञा। क्या देख रहे हैं? गुण संज्ञा। गुण अर्थात किसी का नामकरण। गुण संज्ञा
नामकरण किया गया है कि ये वर्ण गुण संज्ञक हैं, बताया गया है, जिससे उनका बोध बोलते ही हो जाए। देखते हैं गुण संज्ञा करने वाला सूत्र। अदेंग गुण अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अदेंग गुण में दो पद हैं। अदेंग इति प्रथमा एक वचनम, गुण प्रथमैक वचनम। दो अपि प्रथमैक वचनम, दोनों क्या है? प्रथमाइक वचन, प्रथमांत एक वचन है। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। यहाँ देखिए त को हटा दीजिए, तपर करण एक तपरस्तत काल से एक सूत्र है। त को हटा दिया जाए तो देखिए अ एंग अर्थात एंग प्रत्याहार में ए और ओ। अ त को हटाने के बाद ए ओ। अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। अत एंग की गुण संज्ञा होती है। देखिए उदाहरण में दिया है अ ए ओ एतेषाम गुण संज्ञा भवति। अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। अब जैसे कभी भी यदि संधि कार्य हम लोग करेंगे तो अ बोलते ही हमें गुण संज्ञा का ज्ञान होगा, ओ बोलते ही गुण संज्ञा ज्ञान होगा, ए बोलते ही गुण संज्ञा संज्ञक वर्णों का ज्ञान होगा, एंग बोलते ही गुण संज्ञक वर्णों का ज्ञान होगा। आइए हम लोग तपरकर्ण दिया गया है, तपरस्तत कालस्य एक सूत्र है, लघु सिद्धांत में उसका विस्तार किया गया है। हम लोग अपने पाठ से विमुख ना हो, इतर ना जाए, सो जैसे जो पाठ में दिया गया है उसी के स्तर के अनुसार हम लोग पाठ का विस्तार करेंगे। गुण संज्ञा देखा आप लोगों ने, गुण संज्ञा में कौन कौन से वर्ण करते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए गुण संज्ञा के बाद हम लोग पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संज्ञा, क्षमा कीजिएगा, वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? वृद्धि आदैच। वृद्धि प्रथमा एक वचन, आदैच अपि प्रथमैक वचनम। वृद्धि भी प्रथमा एक वचन में है, आदैच प्रथमा एक वचन में है। पुस्तक जो महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान के स्रोत से पढ़ाया जा रहा है, इसमें बहुत ही अच्छा उदाहरण जो भी आपको मिलेंगे वो शास्त्रोचित उदाहरण मिलेंगे और पद विभाग करके बिल्कुल सरलता से स्पष्ट कर दिया है सूत्रों को कि सूत्र की प्रकृति क्या कहना चाह रही है और किस प्रकार उसका आगे कार्य होगा, वह स्पष्ट बिल्कुल हो जा रहा है पद विभाग से। वृद्धि प्रथमा एक वचन, आदैच अपि प्रथमा एक वचनम। देखिए यहाँ भी जैसे वहाँ अत में त हटाया था, इसी प्रकार यहाँ आत में आपको त का तपरकरण के कारण हटा देना है ज्ञान के लिए। तो आत और त को हटा दीजिए। ऐच, ऐच अर्थात ए ओ, ऐ औ, ऐ औ। तो आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। देखिए नीचे उदाहरण लिखा है, आ ऐ औ एतेषाम वृद्धि संज्ञा भवति। आ ऐ औ एतेषाम वृद्धि संज्ञा भवति। इन सभी की क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। वृद्धि संज्ञा भवति, हम लोगों ने यहाँ तक पाठ का विस्तार किया। आगे हम लोग अथाच संधि, देखिए अच संधि दी हुई है, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। अच संधि में क्या विशेषता है उसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी इस पाठ में हम लोगों ने उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः से रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा किस प्रकार होती है वह हम लोगों ने सीखा। उसके बाद तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से सवर्ण संज्ञा का ज्ञान किया। फिर संयोगा
हलनंतरा संयोग से संयोग संज्ञा का हम लोगों ने ज्ञान किया। परासन्निकर्षा संमिता, संमिता संज्ञा का ज्ञान किया। सुप्तिंगंतम पदम से सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है, इसका ज्ञान किया। अदेंग गुण से गुण संज्ञक वर्णों का ज्ञान किया। और वृद्धि संज्ञा कौन कौन से वर्णों की होती है, वृद्धि राधैच से हम लोगों ने वृद्धि संज्ञा का ज्ञान किया। हम लोग अब इन संज्ञाओं के माध्यम से वर्णों की विशेषताओं को जान चुके हैं। हम लोग अब आगे अच संधि में इन्हीं संज्ञाओं के वर्णों से पाठ का विस्तार करेंगे। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।